जय हिंद दोस्तों। मैं आपका साइंस टीचर सुदर्शन सर क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, एलपी के लिए हम लोग साइंस की जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग एक बायो का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, ये चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं सभी एग्ज़ामों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग को मुख्यतः 3 टॉपिक पढ़ने हैं और उन मुख्यतः 3 टॉपिक को अगर हम लिखें क्रम वाइज तो सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। आहार नाल वो एक रास्ता है जिससे भोजन गुजरता है, पास होता है। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें टॉपिक वो होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथियां जो अपने अंदर से जूस या एंजाइम का स्राव करती हैं और वो जूस और एंजाइम जटिल भोजन को साधारण भोजन में बदलने का कार्य करता है। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक न्यूट्रिशन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। जंतुओं में पोषण के पद। जंतुओं में पोषण के पद, ये मुख्यतः इस चैप्टर के 3 टॉपिक हैं। अभी हम लोग इस पूरे चैप्टर को यहाँ पर समराइज करते हुए समझेंगे ताकि एक बार पूरा हम लोग समझ लें कि इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, तो हम लोग को चैप्टर जो है आसान हो जाएगा। इधर से हम लोग शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली पॉइंट ये कि जंतुओं में पोषण के कितने पद होते हैं। तो जंतुओं में पोषण के कितने पद होते हैं? 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये कि कितने पद होते हैं? 5। अब दूसरा क्वेश्चन इनके क्रम से लेकर के पूछा जाता है कि पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन होगा। इस तरह से इनके क्रम को ध्यान में रखना है। पहले नंबर पर होगा इंजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतःग्रहण। दूसरे नंबर पर होगा डाइजेशन, जिसको कहा जाता है पाचन। थर्ड नंबर पर होगा एब्जॉर्प्शन, जिसको कहा जाता है अवशोषण। चौथे नंबर पर होगा एसिमिलेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे स्वांगीकरण। और 5th नंबर पे होगा ईजेशन। इंजेशन से स्टार्ट हुआ है और ईजेशन पर समाप्त हो जाएगा। इसको हिंदी में कहा जाता है मल विसर्जन, या फिर हिंदी में इसका जो है एक और नाम है मल विसर्जन या वही छेपड़। ठीक है, तो जंतुओं में पोषण के 5 पद हैं। पांचों पद का क्रम जो है यहाँ पर हम लिख दिए हैं। पहला पद है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन,
चौथा एसिमिलेशन, पांचवा जो है इजेशन। इजेशन जिसको हिंदी में मल विसर्जन या बहिक्षेपण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकेंड जो टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का कार्य सबसे पहले क्या है, तो इनका कार्य है जूस या एंजाइम का स्राव करना। जूस या एंजाइम का स्राव करना। और ये जूस और एंजाइम का कार्य क्या है, इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य होता है जटिल भोजन को साधारण भोजन में बदलना, और इसी को कहा जाता है पाचन। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं वो सेक्रेट करती हैं, स्राव करती हैं किसका, जूस और एंजाइम का। और ये जूस और एंजाइम क्या करते हैं, जटिल भोजन को साधारण भोजन में बदलने का कार्य करते हैं, अर्थात पाचन की क्रिया को जो है करते हैं। जटिल भोजन जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, डाइजेशन। अब कितनी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं जो हम लोग को पढ़नी है, तो कुल मिलाकर के 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं। सबसे पहले जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है सलाइवरी, सबसे पहली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि। दूसरी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसको हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। ठीक है, नाउ थर्ड जो ग्लैंड है उसको हम लोग बोलेंगे लीवर, और हिंदी में दोस्तों इसका जो है 2 नाम है, एक तो यकृत बोलेंगे इसे और दूसरा इसका नाम है जिगर। और एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था और हिंदी वाला जो सेक्शन है उसमें इसकी जो हिंदी यकृत न दे करके जिगर दिया था। ठीक है, तो आपको जो है हिंदी में 2 नाम रखने हैं, इंग्लिश में एक लीवर और इसका हिंदी होगा यकृत या जिगर। नाउ जो फोर्थ ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज, अग्न्याशय, और जो फिफ्थ ग्लैंड है वो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंत ग्रंथि। ये 5 ग्रंथियां हैं। इन 5 ग्रंथियां को जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है। इनका कार्य है अपने अंदर से जूस या एंजाइम का स्राव करना, और ये जूस और एंजाइम जो है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। नाउ अब जो फर्स्ट टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है ये एलिमेंट्री कनाल है। ये एलिमेंट्री कनाल एक ही पाइप है, एक ही नली है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी लंबाई है लगभग जो है 9 मीटर के आसपास, 9.1, 9.2। अगर इस तरह से भी ऑप्शन में दिया रहे वो भी करेक्ट माना जाएगा। लगभग जो इसकी लंबाई है वो कितनी होती है, 9 मीटर। अब ये आहार नाल जो है वो मुख गुहा बकल कैविटी से स्टार्ट होती है। बकल कैविटी, मुख गुहा, इसका जो है पहला अंग है, और ये समाप्त हो जाती है, फिनिश हो जाती है एनस पर, गुदा पर। बीच के कौन से अंग होंगे तो उनको हम लोग एक एक करके लिखेंगे। आहार नाल एलिमेंट्री कनाल का पहला जो अंग है वो बकल केविटी, मुख गुहा। दूसरा जो अंग है
वो होगा फेरिंग्स। थर्ड जो होगा ओएसोफेगस। ओएसोफेगस जिसको हिंदी में भोजन नली या फिर ग्रास नली भी कहा जाता है। भोजन नली या ग्रास नली भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 4th नंबर पे स्टमक, जिसको अमाशय कहते हैं। और 5th जो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। छोटी आंत के जो है 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होंगे? तो डी जे आई, डी जे आई। डी से होगा ड्यूडेनम, जे से होगा जेजुनम, आई से होगा इलियम। इसका हम पूरा नाम लिखेंगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तब। अभी फ़िलहाल आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होंगे, उनके नाम याद रखने हैं, डी जे आई, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद 6 नंबर पे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, बड़ी आंत। और बड़ी आंत के भी 3 भाग, का को रे, का को रे। रे से रेक्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है मलाशय। को से कोलोन, और सी का से होगा सीकम, CAECUM, सीकम, कोलोन और रेक्टम। 6 नंबर पे होगा एनस, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? गुदा। तो यहाँ पर दोस्तों एलिमेंट्री कनाल जो है, आहार नाल जो है, वो कहाँ से शुरू होती है? मुख गुहा से शुरू होती है और एनस गुदा पर जो है समाप्त हो जाती है। बीच में इसके हम अंग लिखे हैं। ठीक है, इतने टॉपिक हैं जो हम लोग को जो है पढ़ने हैं। अब हम लोग एक एक करके इधर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जंतुओं में पोषण के कितने पद? तो 5। अब इनका क्रम जो है हमने बोर्ड पर लिख दिया है और ये सीक्वेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन जो है वो इनके क्रम से पूछे जाते हैं, इनके सीक्वेंस से पूछे जाते हैं। इस तरह से कि जंतुओं में पोषण का किसमें सही क्रम नहीं है, तो आप तभी कर पाओगे जब आपको पहले जो है सही क्रम पता रहेगा। ठीक है, तो अब पहला क्रम क्या है? अंतःग्रहण। भोजन का जो है मुख में प्रवेश करने की क्रिया को, माउथ में फूड का जो है इंटर करने के प्रोसेस को इंजेशन, अंतःग्रहण कहा जाता है। ठीक है, अगला डाइजेशन। complex food converted into simple food is called digestion। जटिल भोजन का साधारण भोजन में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है। अब अगला होगा अवशोषण। भोजन जो है, जटिल भोजन सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया है साधारण भोजन में। साधारण भोजन के जो अणु हैं वो रक्त में मिलते हैं और इस क्रिया को कहा जाता है क्या? अवशोषण। और रक्त में मिलने के बाद ये रक्त जो है इनको पहुंचाएगा किसके पास? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बेसब्री से भोजन, फूड का जो है इंतज़ार कर रहा है कि फूड हमारे पास आए तो उसको जो है हम ऊर्जा में बदलें। अब जैसे ही ये साधारण भोजन कोशिका के कोशिका द्रव्य में पहुंचेगा तो वहाँ पर कोशिका के कोशिका द्रव्य में फूड
या बोले साधारण भोजन का एक समान रूप से मिलने या मिक्सिंग की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के फलस्वरूप जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, वो मिक्स हो जाएगा प्रॉपर, और माइटोकॉन्ड्रिया उसको ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन की हेल्प से अपने पास खींच लेती है और उसको जो है एनर्जी में क्या कर देती है? बदल देती है। ठीक है दोस्तों, फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, अपचित भोजन, जो मल के रूप में बदलते हैं और वो जो है मल विसर्जन प्रोसेस के थ्रू जो है एनस से, गुदा से शरीर से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड का कार्य क्या है कि अपने अंदर से जूस या और एंजाइम का क्या करना? स्राव करना, निकालना। और वो जूस और एंजाइम करते क्या हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या? डाइजेशन। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग को जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ना है और ये आहार नाल। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम है कि फूड को जो है सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। एक बात याद रखिएगा, इनमें जो है फूड नहीं जाता है, इनका केवल इतना काम होता है कि जटिल भोजन को साधारण भोजन में बदलना। अर्थात एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो भोजन को जो है छोटे छोटे कणों में क्या करना? तोड़ने का काम है। कभी भी इन ग्लैंड ग्रंथियों में भोजन नहीं जाता है। तो आप कहोगे सर भोजन जाता किस में है? तो भोजन जिसमें जाता है उसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। आहार नाल जिसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है, इसका काम है कि इसमें जो है भोजन गुजरता है, पास होता है। और इसके जो है अलग अलग अंग हैं। बकल केवटी मुख गुहा से शुरू होकर के आहार नाल जो है एनस गुदा पर समाप्त हो जाती है, और इसकी पूरी जो लंबाई है वो कितनी है? 9 मीटर। अब हम लोग जो है एक एक करके पढ़ेंगे। ये जो ग्लैंड हैं, ग्रंथियां हैं, वो मुख गुहा में, आगे अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, कहीं न कहीं पर जो है कोई ग्रंथि जो है उपस्थित होगी। ये ग्रंथियां आहार नाल के अलग अलग अंगों के साइड में लगी रहती हैं, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे और उन्हीं के साथ इन ग्रंथियों को भी हम लोग पढ़ लिए। इसको कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? मुख गुहा, इसमें जो ग्रंथि आएगी उसको हम लोग पढ़ लेंगे। इस तरह से अमाशय, उसके साथ जो ग्रंथि आएगी उसको पढ़ लेंगे। इस तरह से हम लोग ग्रंथियों को और आहार नाल को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? बकल केवटी मुख गुहा से। तो बकल केवटी मुख गुहा, बकल केवटी मुख गुहा। दोस्तों इसमें जो है मुख्यतः 3 अंग आते हैं। इसमें मुख्यतः 3 ऑर्गन होते हैं। पहला, इसमें मुख होगा, माउथ। फर्स्ट जो अंग होगा इसमें मुख गुहा में वो मुख होगा। और दूसरा जो अंग है सेकेंड, वो टीथ। दांत। और जो तीसरा अंग है वो टंग, जीभ। टंग, जीभ। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले माउथ पढ़ेंगे, उसके बाद टीथ पढ़ेंगे,
उसके बाद टंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माउथ। दोस्तों माउथ में जो है एक ग्लैंड उपस्थित होती है। यहाँ पर जो है एक ग्लैंड ग्रंथि पाई जाती है और इस ग्रंथि का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। अब इस ग्रंथि का कार्य क्या है? तो अभी हम लोग समझे हैं कि ग्रंथियों का कार्य क्या है कि अपने अंदर से सेक्रेट करना, स्राव करना, किसका? जूस और एंजाइम का। और वो जूस और एंजाइम करते हैं क्या? जटिल भोजन को साधारण भोजन में बदलते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि, ये सेक्रेट करती है, स्राव करती है। किसका स्राव करती है? तो सलाइवा का, लार का स्राव करती है। और इस सलाइवा लार में क्या क्या उपस्थित होता है? तो इसमें तो 99% जो है वो वाटर होता है और 1% जो है इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं। एक % में क्या उपस्थित होते हैं? एंजाइम। 1% में एंजाइम उपस्थित होते हैं। कौन कौन से एंजाइम इसमें पाए जाते हैं? तो इसमें जो है 2 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला जिसको टाइलिन, या फिर इसका एक और नाम है सलाइवरी एमाइलेज। हिंदी में भी सलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। और दूसरा जो है, सेकेंड जो है वो लाइसोसोम। लाइसोसोम। ठीक है, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। अब अगर आपसे जो है सलाइवा का पीएच मान पूछा जाए, इस सलाइवा का पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच मान जो है बदलता रहता है। अब इसका पीएच मान जो है वो अलग अलग होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन ग्रहण करने से पहले, भोजन ग्रहण करने से पहले कितना पीएच मान होगा? तो इसका पीएच मान होगा 7 पॉइंट कितना 4। लेकिन अगर भोजन ग्रहण करने के बाद, भोजन ग्रहण करने के बाद अगर आपसे पीएच मान पूछा जाए तो पीएच मान होगा कितना 5.8। लेकिन अगर आपसे औसत पीएच मान पूछे, कुछ भी नहीं, केवल इतना कहे कि सलाइवा लार का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होगा कितना 6.8। कितना? 6.8। सलाइवा लार का जो पीएच मान है भोजन ग्रहण करने से पहले कितना 7.4। भोजन ग्रहण करने के बाद कितना 5.8। और इसका औसतन पीएच मान या केवल पीएच मान आपसे पूछे तो वो कितना होगा 6.8। ठीक है, तो ये जो मुख है, मुख में ग्रंथि उपस्थित होती है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। और इस लार ग्रंथि का कार्य क्या है? ये सेक्रेट करती है क्या? सलाइवा। उस सलाइवा का जो पीएच मान है वो कितना होता है 6.8 होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि इस लार में
सलाइवा में क्या क्या उपस्थित रहता है, तो इसमें जो है 99% जो है क्या होता है, वाटर होता है, और 1% में एंजाइम उपस्थित होते हैं। दो एंजाइम, एक तो टाइलिन जिसको सलाइवरी एमाइलेज, दोनों नाम जो है वो हो सकते हैं, दोनों का कार्य जो है सेम है, नाम केवल अलग अलग है। और दूसरा जो है लाइजोजोम। ठीक है, अब हम लोग इनका कार्य समझते हैं कि टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज का कार्य क्या है। ठीक है, तो नोट, ये जो सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम है वो स्टार्च मंड का जो है पाचन करता है। स्टार्च मंड का क्या करता है, पाचन। इसका जो है डाइजेशन करेगा, पाचन करेगा। इसका पाचन किस में करेगा, तो ग्लूकोज में, सॉरी, इसका पाचन जो है करेगा किस में, माल्टोज में। किस में करेगा, माल्टोज में। और जो एंजाइम करेगा उस एंजाइम का नाम है क्या, टाइलिन। टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम का कार्य क्या है, स्टार्च मंड को किस में बदलना, माल्टोज में बदलना। ठीक है, अब जो है अगला, ये जो लाइजोसोम है इसका कार्य क्या है, तो लाइजोसोम जो है हानिकारक पदार्थ जैसे जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। लाइजोसोम हानिकारक पदार्थ जैसे जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले जो है बकल केवटी मुख गुहा पढ़ना स्टार्ट किया था, और इसमें जो पहला अंग है वो है मुख, माउथ। इस माउथ में ग्लैंड उपस्थित होती है जिसको हम लोग कहेंगे लार ग्रंथि। वो स्राव करती है किसका, सलाइवा का। इस सलाइवा में 99% वाटर, 1% एंजाइम होता है। जो एंजाइम है टाइलिन, उसका कार्य क्या है कि स्टार्च मंड को जो है कन्वर्ट करना। ये जटिल भोजन है और इसको साधारण भोजन में डाइसेक्राइड में बदलना, और डाइसेक्राइड क्या है, माल्टोज है। और ये लाइजोसोम है, इस लाइजोसोम का कार्य क्या है कि इसका कार्य है कि हानिकारक पदार्थ जैसे जीवाणुओं को क्या करना, नष्ट करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, टीथ को। तो इतना जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे किसके बारे में, टीथ के बारे में। टीथ, दांत। दोस्तों ये टीथ जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः जो 2 प्रकार के होते हैं। एक मिल्क टीथ जिसको दूध के दांत, दूध के दांत, और एक परमानेंट टीथ जिसको स्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांत कहते हैं। मिल्क टीथ क्या होते हैं, 9 या 10 ईयर्स तक बच्चों में जो दांत होते हैं उनको जो है दूध के दांत कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 20। 9 से 10 साल तक जो है
दूध के दांत बने रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे दूध के दांत जो है वो समाप्त होते हैं, नए दांत आते हैं, और जो दांत आते हैं उनको परमानेंट टीथ, अस्थाई दांत कहा जाता है। और इनकी संख्या होती है कितनी? 32। अब जो दांत हैं वो कार्य के आधार पर 4 प्रकार के हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो इसमें भी 4 प्रकार के होंगे, इसमें भी 4 प्रकार के होंगे। अगर उनकी संख्या आपसे पूछी जाए कि दूध के दांतों में कृंतक की संख्या कितनी है, अग्रचवर्णक की संख्या कितनी है, चवर्णक की संख्या कितनी है, तो उसके लिए जो एक फार्मूला है उस फार्मूले की मदद से आप बता सकते हैं। दूध के दांत की जो है काउंटिंग करने के लिए एक फार्मूला है 2102 और उतना ही नीचे होगा 2102 और इसका आप कर दोगे क्या? डबल। ठीक है। अब ये जो 2102 है क्या, तो ये है आई, ये सी और ये पी और ये एम, ICPM। ये ट्रिक है। अभी हम इसका जो है पूरा नाम लिखेंगे। आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर, एम का मतलब मोलर। ठीक है। यहाँ पर आते हैं तो इनकी संख्या 32 है। इनके लिए फार्मूला क्या है? 21-23 और जितना ऊपर उतना ही नीचे, और इसका हम लोग कर देंगे क्या? डबल। ठीक है। ट्रिक सेम इसके लिए भी, ICPM। ठीक है। अब ICPM ये है क्या? तो आई का मतलब होगा इंसीजर, जिसको हिंदी में कहा जाता है कृंतक। सी का मतलब होगा कैनाइन, जिसको हिंदी में कहा जाएगा रदनक। और पी का मतलब होगा प्रीमोलर, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे अग्रचवर्णक। और एम का मतलब मोलर, जिसको हिंदी में कहा जाएगा चवर्णक। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दूध के दांत में कृंतक की संख्या कितनी होती है, तो देखिए कृंतक और ये आई के नीचे लिखा है कितना? 2 और 2, 2 और 2 कितना होगा? 4, और इसका डबल करेंगे आप, कितना हो जाएगा? 8। तो इस फार्मूले की मदद से आप जो है कृंतक की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि दूध के दांत में, मिल्क टीथ में प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, तो देखिए फार्मूले में ऊपर कितना है? 0, नीचे कितना है? 0, 0 और 0 प्लस करेंगे कितना होगा? 0, उसका डबल करेंगे कितना होगा? 0। तो दूध के दांत में प्रीमोलर अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि दूध के दांत में किन दांतों की संख्या 0 होती है, तो किसकी संख्या 0 होती है? देखिए अग्रचवर्णक की। इसी तरह से आप परमानेंट टीथ, अस्थाई के दांतों में जो अलग अलग 4 प्रकार के दांत हैं उनकी संख्या आप बता सकते हो इस ट्रिक की मदद से। ये ट्रिक है ICPM। आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर और एम का मतलब मोलर। जब इसका मान बताना होगा तो ये ऊपर का जो है इसकी वैल्यू जो है इसके साथ काउंट कर लीजिए और इसका क्या कर दीजिए? डबल। ठीक है। तो हम लोगों ने दांत में अब तक ये पढ़ा कि दांत जो है मुख्यतः 2 प्रकार के, मिल्क टीथ जिनकी संख्या 20 होती है और परमानेंट टीथ जिनकी संख्या क्या होती है? 32। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, जो टीथ हैं वो कितनी लेयर से मिलकर के बने होते हैं? दांत जो हैं वो कितनी लेयर से मिलकर के बने होते हैं? तो टीथ दांतों में
मुख्यतः 4 प्रकार की परत पाई जाती है। और सीक्वेंस हम लिख रहे हैं, सीक्वेंस जो है ज़्यादा मैटर करता है। सबसे पहली परत को जो है हम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद दूसरी परत, और उसके बाद तीसरी परत, और उसके बाद लास्ट अंदर आंतरिक परत, अंदर वाली परत। सबसे पहली परत है उसको जो है एनामेल कहा जाता है। जो पहली परत है उसको एनामेल कहा जाता है। दूसरी परत है उसको डेंटाइन कहा जाता है। तीसरी जो परत है उसको सीमेंटम कहा जाता है। और चौथी जो परत है, जो सबसे लास्ट आंतरिक परत इसकी होती है, क्या? पल्प। पल्प। तो दांत मुख्यतः 4 परत से मिलकर के बना होता है। सबसे बाहरी परत होती है वो एनामेल कहलाती है, और सबसे जो आंतरिक परत होती है वो क्या कहलाती है? पल्प कहलाती है। अब ये जो एनामेल है ये बना होता है किससे? तो ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। और कैल्शियम फॉस्फेट का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो CaPO4, और Ca पर होगा 2 और PO4 पर क्या होगा? 3। ये है क्या? कैल्शियम फॉस्फेट। दांतों की सबसे बाहरी परत एनामेल जो बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट से, और ये मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि दांतों की जो ऊपरी परत है एनामेल वो किससे बनी होती है? तो आपका जवाब होगा क्या? कैल्शियम फॉस्फेट से, जिसका फार्मूला होगा Ca3PO4 ट्वाइस। अब ये इतनी कठोर होती है कि पानी में घुलती नहीं है, लेकिन अगर मुख का पीएच मान 5.5 से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इसमें जो है क्षय प्रारंभ हो जाता है। अर्थात ये कि एनामेल जो है उसमें डिगे होने लगता है। तो नोट करके हम लोग लिखेंगे कि यदि मुख का पीएच मान, यदि मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग जो है टीथ भी समाप्त कर दिए। सबसे पहले मुख पढ़े, उसके बाद टीथ पढ़े। इसका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या? टंग, जीभ। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा अंग हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड, टंग, जीभ। टंग, जीभ। ठीक है। जीभ हम लोग पढ़ेंगे। टंग, जीभ जो है मानस को टेस्ट प्रोवाइड करने का कार्य करती है। टेस्ट, स्वाद। स्वाद जो है वो देता कौन है? तो इस पर जो है टेस्ट बर्ड होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं। वही स्वाद कलिकाएं जो है वो हम लोग को टेस्ट फील कराती हैं।
और ये जो टंग है इस तरह से माइक्रोविलाई से जुड़ी रहती है, और ये माइक्रोविलाई का काम होता है कि जो टेस्ट है उसको ब्रेन तक पहुंचाना। माइक्रोविलाई जो है ये टेस्ट, टंग पर जो टेस्ट आता है उसको कहाँ तक पहुंचाने का कार्य करता है, ब्रेन तक। ठीक है, अब आगे। तो टंग जो है हम लोग को टेस्ट देती है। किस प्रकार के टेस्ट टंग के किस भाग से आते हैं? तो अगर हम यहाँ पर ये जो है ये स्वीट टेस्ट देता है, मीठा। ठीक है, यहाँ से दो बनाएंगे भाग इस तरह से। ये जो है साल्ट टेस्ट देता है, और ये जो है सोर, खट्टा। ये जो है खट्टा टेस्ट देता है। ठीक है, ये साल्ट जो है नमक, स्वीट जो है मीठा। एक टेस्ट और बच गया, ये जो पीछे का पोर्शन है वो देता है बीटर, कड़वा टेस्ट। ठीक है, टेस्ट अलग अलग जो है पोर्शन से अलग अलग आते हैं, लेकिन ये टेस्ट देता कौन है? तो इस टंग पर जो है वो टेस्ट बड होती हैं, इस पर जो है इस तरह से टेस्ट बड लगी रहती हैं। ये टेस्ट बड स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं, इनका कार्य होता है स्वाद, टेस्ट, स्वाद देना। अगर इनकी संख्या पूछी जाए आपसे कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या जो है रेंज में होती है 2000 से लेकर के 8000 के बीच। ये टेस्ट बड स्वाद कलिकाओं की क्या होती है? संख्या होती है। ठीक है, हम लोगों ने अभी टंग पढ़ा, जीभ। इसके अलग अलग पोर्शन से अलग अलग टेस्ट आते हैं। जो फ्रंट इसका सामने वाला पोर्शन है वो स्वीट टेस्ट देता है, और पीछे वाले से जो है बिटर टेस्ट आता है। इधर जो है साल्टी टेस्ट आता है और शोर टेस्ट आता है। टेस्ट देता कौन है? टेस्ट बड देती हैं स्वाद कलिकाएं। इनका कार्य होता है टेस्ट प्रोवाइड करना, और इनकी संख्या पूछी जाए तो 2000 से 8000 होता है। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में जो है पूछा भी गया है रेलवे के एग्जाम में कि स्वाद कलिकाओं की संख्या जो है कितनी होती है? 2000 से 8000 के बीच। दोस्तों, अगर आपको जो है ये रेंज की वैल्यू थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है तब भी सही माना जाएगा। अगर इस तरह से बोले 2000 से 9000 के बीच, तब भी सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस तरह से बोले 1 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन से कम, ठीक है, 20 लाख से ज़्यादा, इस तरह से वैल्यू होगी, ऑप्शन होगा तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसके आसपास वैल्यू रहेगी तो वो सही हो जाएगी। 2000 से लेकर के 8000 के बीच में, 9000 तक भी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने मुख गुहा में जितने अंग थे उनको जो है एक एक करके कंप्लीट कर लिया। मुख गुहा में 3 अंग थे, एक मुख, दूसरा जो है टीथ, दांत, और तीसरा जो है टंग, जीभ। तीनों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आएंगे किस पर? आहार नाल के दूसरे भाग पर। कौन सा? फेरिंग्स। तो इतना जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आहार नाल के हम लोग जो है दूसरे भाग पर आते हैं।
आहार नाल का जो दूसरा अंग है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक जो है कॉमन पाथ है, कॉमन रास्ता है, जहाँ से दो अलग अलग रास्ते डिवाइड होते हैं। एक फूड पाइप का, ये फेरिंग्स जो है एक कॉमन पाथ है, यहाँ से दो रास्ते होते हैं। एक तो होगा फूड पाइप का जिसे एसोफेगस कहा जाता है, यह है भोजन नली। और दूसरा जो होगा वो ट्रैकिया। दूसरा जो होगा सेकेंड, ट्रैकिया, जिसको क्या कहेंगे? श्वास नली। ट्रैकिया। ट्रैकिया, श्वास नली। ये फेरिंग्स एक कॉमन पाथ है, यहाँ से दो अलग अलग रास्ते डिवाइड होते हैं, एक भोजन नली और दूसरा क्या होगा? ट्रैकिया, श्वास नली। इसका कार्य इतना है कि जो फूड, जो भोजन ऊपर से आएगा मुख गुहा से फेरिंग्स में, फेरिंग्स उसको जो है आगे पास कर देती है, किसमें? भोजन नली में। और अब जो है फूड किस में इंटर करेगा? भोजन नली में। तो तीसरा, थर्ड जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? भोजन नली, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस, भोजन नली। भोजन नली गाइस, भोजन नली में जो है वो एक विशेष प्रकार का मोशन होता है जिसको कहा जाता है पेरिस्टालसिस मोशन, क्रमांकुचन गति। और क्रमांकुचन गति, पेरिस्टाल्टिक मोशन के कारण जो भोजन है वो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में गति करता है, मूव करता है। भोजन नली का काम है कि भोजन को जो है आमाशय में क्या करना? पहुंचाना। स्टमक में क्या करना? पहुंचाना। तो इसमें जो है एक नली होती है, इस तरह से पाइप होती है, और इस पाइप में जो है इस प्रकार की जो है एक गति होती है। और इस गति को कहा जाता है, ये गति होगी मोशन गति, और इस गति को कहा जाता है पेरिस्टालसिस मोशन। पेरिस्टालसिस मोशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रमांकुचन गति। क्रमांकुचन गति के कारण, इसी के कारण जो है वो भोजन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में गति करते हुए आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, भोजन नली का काम सिर्फ इतना है कि जो इसके पास फूड भोजन आएगा उस भोजन को ये आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। कैसे आमाशय तक पहुंचाती है? तो इसमें जो है पेरिस्टालसिस मोशन होता है, गति होता है, और ये इस प्रकार की ऐसी गति है जिसमें भोजन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, केवल जो है किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है। और इस तरह से भोजन जो है वो कहाँ पहुँच जाता है? आमाशय में, स्टमक में पहुँच जाता है। तो ना अब हम लोग जो फोर्थ अंग है उसको डिस्कस करेंगे।
फोर्थ क्या होगा? स्टमक, अमाशय। ठीक है, अमाशय। दोस्तों पहले हम लोग जो है अमाशय का जो है फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो उसका कार्य है वो समझेंगे। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो भोजन नली का है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो भोजन नली का है, इतना पार्ट है भोजन नली। यहाँ से अमाशय जो है जे शेप, जे आकार की एक आकृति होती है, जे शेप जो है स्ट्रक्चर होता है, इतना पोर्शन है ये जो है भोजन नली का है। भोजन नली। और यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा छोटी आंत, और छोटी आंत के कितने भाग होंगे? 3। 3 में से जो पहला भाग है वो कौन सा होगा? ग्रहणी, जिसको क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है अमाशय। स्टमक अमाशय है। अब ये जो अमाशय है इसकी आंतरिक परत में एक रफ नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरह से, इनको कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि कहा जाता है। जठर ग्रंथि कहा जाता है। अब इन जठर ग्रंथियों का कार्य क्या है? अभी हम आपको पहले समझा दिए हैं कि जितनी भी पाचक ग्रंथियां हैं उनका कार्य ये है कि वो अपने अंदर से स्राव करेंगी। किसका? जूस या एंजाइम का। और वो जूस और एंजाइम का कार्य क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि पाचन की क्रिया को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। अब ये जठर ग्रंथि जो है वो स्राव करती है, सेक्रेट करती है, सेक्रेट करती है, स्राव करती है। किसका स्राव करती है? तो सबसे पहले तो ये जो है HCl अम्ल, एसिड का स्राव करती है। दूसरा जो है ये स्राव करती है म्यूकस का, जिसको हिंदी में कहा जाता है श्लेष्मा। और थर्ड जो है तीसरा, थर्ड जो है ये सेक्रेट करती है एंजाइम। एंजाइम कितने एंजाइम सेक्रेट करती है? तो 2 एंजाइम, एक प्रोपेप्सिन, इसको पेप्सिनोजन भी कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों नाम जो है सेम है। और दूसरा जो है वो प्रोरेनिन। ठीक है, ये जो जठर ग्रंथि है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये सेक्रेट करती है, स्राव करती है, अपने अंदर से निकालती है। क्या क्या निकालती है? तो एक तो HCl एसिड निकालती है, दूसरा श्लेष्मा म्यूकस निकालती है, और तीसरा एंजाइम निकालती है। कितने एंजाइम? 2, एक प्रोपेप्सिन या इसको आप पेप्सिनोजन भी बोलोगे, और दूसरा जो है प्रोरेनिन। अब जो है हम लोग एक एक का कार्य समझेंगे। HCl का कार्य क्या है, म्यूकस का कार्य क्या है, और इन दोनों एंजाइम का कार्य क्या है। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब जो है हम लोग HCl का कार्य समझते हैं पहले, उसके बाद म्यूकस का, और उसके बाद जो है दोनों एंजाइम का। ठीक है, तो HCl एसिड का कार्य, इसका दो कार्य है। पहला इसका कार्य ये है कि भोजन में उपस्थित, भोजन में
उपस्थित हानिकारक पदार्थों जैसे जीवाणुओं को नष्ट करती है। और दूसरा इसका कार्य है कि ये जो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन एंजाइम हैं, इनको सक्रिय अवस्था में बदलना। ये प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन एंजाइम को सक्रिय अवस्था, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन एंजाइम को सक्रिय अवस्था, एक्टिव फेज, सक्रिय अवस्था पेप्सिन और रेनिन में बदलना। तो HCl का दो कार्य हैं। एक तो भोजन में उपस्थित हानिकारक पदार्थ जैसे जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है, और दूसरा जो दो एंजाइम हैं ये अभी सोए हुए हैं, ये जटिल भोजन को साधारण भोजन में नहीं बदलेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में नहीं कन्वर्ट करेंगे। तो HCl एसिड है उनको जगाएगी, कहेगी चलो चलो फूड आ गया है, उस जटिल फूड को जो है सिंपल फूड में कन्वर्ट करना है। तो पेप्सिन और रेनिन दोनों जो है अपना नहा धो के निकलेंगे पूरा बढ़िया से, और अपना जो है नाम बदल लेंगे। और नाम बदलेंगे तो प्रोपेप्सिन अपना नाम बदलेगा किसमें, पेप्सिन में, और रेनिन जो है अपना नाम बदल लेगा किसमें, रेनिन में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किसका, श्लेष्मा का कार्य। श्लेष्मा का कार्य, इसका कार्य क्या है? तो जो श्लेष्मा है, म्यूकस है, वो अमाशय की आंतरिक परत को HCl अम्ल से क्या करता है, बचाने का कार्य करता है। श्लेष्मा अमाशय की आंतरिक परत को HCl अम्ल से बचाने का कार्य करता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग दो एंजाइम, उनका कार्य समझते हैं। तो एंजाइम का काम तो यही है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। सबसे पहले जो है कौन सा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, तो स्टार्च कहाँ पर, माउथ में। अब दूसरा फूड जो है कौन सा जो है डाइजेस्ट होगा, तो कौन सा, प्रोटीन। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम का कार्य। एंजाइम का कार्य, दो एंजाइम हैं। पहला क्या, प्रोपेप्सिन, किस में बदला है, पेप्सिन में। तो जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, इसका जो है पाचन करेगा, किस में, तो इसको बदल देगा किस में, पेप्टोन्स में। और ये काम करेगा कौन, पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को किस में बदलने का कार्य करता है, पेप्टोन्स में। ठीक है, और दूसरा जो है रेनिन। तो रेनिन जो है मिल्क का डाइजेशन करता है, और मिल्क को, दूध का डाइजेशन करेगा
रेनिन और बदल देगा किसमें, केसीन प्रोटीन्स में। मिल्क को जो है डाइजेस्ट कर देगा किसमें, केसीन प्रोटीन में। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टमक अमाशय भी कंप्लीट कर लिया। स्टमक अमाशय जिसमें आंतरिक परत में जठर ग्रंथि पाई जाती है, वो HCl का स्राव करती है। HCl के दो कार्य हमने आपको बताए, एक हानिकारक पदार्थों जीवाणुओं को नष्ट करती है, दूसरा पेप्सिनोजन या रेनिन को जो है, प्रोरेनिन को जो है एक्टिव करती है, तभी वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे। और अगला जो है श्लेष्मा का कार्य ये है कि अमाशय की आंतरिक परत को HCl अम्ल से बचाता है। दो एंजाइम अमाशय की जठर ग्रंथि से निकलते हैं, एक तो पेप्सिन और एक रेनिन। पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, और रेनिन का कार्य है मिल्क दूध को किस में बदलना, प्रोटीन, केसीन प्रोटीन में बदलना। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें इसके मुख्यतः 3 टॉपिक उसको समझे। फिर उसके बाद आहार नाल के अलग अलग अंग को पढ़ते हुए हम लोग जो है स्टमक अमाशय तक इसको फिनिश कर लिए। और जो है अब जो है हम लोग अगले पार्ट में जो बचा पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज जो स्टार्ट हुई है इसी तरह से आगे चलती रहेगी। बस आप लोग जो है सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले। और इसी तरह, इसी एनर्जी, इसी उत्साह के साथ हम लोग जो है वीडियो डालते रहें, और आप लोग जो है उसको जो है स्टडी करते रहें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होगी, हेल्पफुल होगी। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बस आपको इतना करना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। ओके।